Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So today we are start our new chapter in which we are going to discuss about heat engines, and in which heat engine we are going to discuss Carnot theorem, Carnot engine, refrigerator, heat pump, and their working and their principle. And then after that we are going to discuss question that may be asked in interview of assistant professor, PhD, VRC, DRD from this topic. And this topic is very important for generally, like for basic exam like assistant professor exam. Why? Because as we know that in assistant professor exam you have to teach in a college level or college level where heat engine or just basic things are definitely present in first semester or second semester, and these are basic things, so they generally ask that you know the basic thing or not, right? So shall I start? So सबसे पहले हम हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन है उसको हम हीट इंजन डेफिनेशन क्या कहते हैं? सो हीट इंजन इज अ डिवाइस that converts heat energy into mechanical work by operating as in a cyclic process between a high temperature reservoir and a low temperature reservoir. सो हीट इंजन एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बाय ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें एक हाई टेम्परेचर सोर्स रहता है और एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रहता है और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर रहता है। इन दोनों के बीच में रखते हैं और इंजन को हम इन दोनों के बीच में रखते हैं और वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ये हो जाएगी हमारी हीट इंजन की डेफिनेशन। सो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स heat energy into mechanical work in a cyclic process between a high temperature reservoir and low temperature reservoir. I think you understand the definition. So आगे चलते हम इसका बेसिकली हम अगर डायग्राम ड्रॉ करें, ये हमारा हाई रिजर्वायर हो जाएगा और ये लो रिजर्वायर हो जाएगा, राइट? सो इसके बाद हमारा ये हाई रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर, राइट? एंड इसमें हीट क्यू एच आती है और इसमें हम वर्क मिलता है और जो वेस्ट हीट में एनर्जी हो जाती है उसको हम क्यूलो मीन्स लो रिजर्वायर में फेंक देते हैं। जैसे हम एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हम मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो हम उसमें कुछ पेट्रोल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट? वो पेट्रोल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो एनर्जी जो वेस्ट होती है वो बाहर इन्वायरमेंट में वेस्ट फेंक दी जाती है जो धुएं के फॉर्म में निकलती है, राइट? सो ये इससे भी रिलेट कर सकते हो तुम। सो एनर्जी फ्लो इन दिस वे, लाइक एक मिनट। सो एनर्जी फ्लो कैसे होता है? सो क्यू हाई इज इक्वल टू डब्लू मीन्स हाई रिजर्वायर से हीट आएगी प्लस कुछ वर्क डन करेगी और कुछ रेस्ट ऑफ द एनर्जी लो रिजर्वायर मीन्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर को थ्रो कर देगी, राइट? सो क्यू एच इज द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द hot reservoir, W is the work done by engine, and QC is the heat rejected to cold reservoir. Principle of heat engine. Principle of heat engine. Principle of heat engine. Heat engine works on first and second law of thermodynamics. Heat engine works on first and second law of thermodynamics. Heat engine works on the first and second law of thermodynamics. So key principle. Heat flows from higher temperature to low temperature. A part of heat is converted into work, and complete conversion of heat into work is impossible. So complete conversion of heat into work is impossible, right? So types of heat engine. So types of heat engine: external combustion engine, fuels burns outside the engine. Example जो कि हमारा हो जाएगा steam engine. Internal combustion engine, फ्यूल बर्न्स इनसाइड द इंजन। एग्जाम्पल हमारे पास अब टाइप्स ऑफ इंजन हमारे पास एक तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन होता है जिसमें फ्यूल इंजन के फ्यूल
जो बर्न होता है वो आउटसाइड द इंजन होता है, जैसे हमारा एग्जांपल होगा स्टीम इंजन वगैरह, जिसमें भाप निकलती है आउटसाइड, तुमने देखा। और इंटरनल कंबशन इंजन हो जाएंगे जिसमें फ्यूल बर्न होता है इनसाइड द इंजन, जैसे एग्जांपल हो जाएगा पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, जिनमें फ्यूल जो बर्न होता है ना वो इनसाइड इनसाइड इंजन में ही होता है। और दूसरा तीसरा हो जाएगा गैस टरबाइन इंजन। गैस टरबाइन इंजन मींस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गैस, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गैस प्रोड्यूस वर्क, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गैस प्रोड्यूस वर्क। सो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें। सो बेसिक कंस्ट्रक्शन, सो हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ हॉट रिजर्वायर at temperature TH, working substance gas or fluid, cold reservoir sink at temperature TC, mechanical output system piston और turbine, मैकेनिकल। सो हमारे पास बेसिक कंस्ट्रक्शन, एक तो हमें हॉट रिजर्वायर चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर होगा, एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिए जिसमें हम गैस या फ्लूइड वगैरह डालते हैं, और कोल्ड रिजर्वायर चाहिए जो कि सिंक हम जिसको कहते हैं जो लोअर टेम्परेचर होता है, और मैकेनिकल आउटपुट सिस्टम जो कि हमें पिस्टन या फिर टरबाइन चाहिए। राइट, ये हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक इंजन को बनाने के लिए। अब वर्किंग ऑफ हीट इंजन, सो कि वर्किंग ऑफ हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट फ्रॉम हाई हीट QH इज एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, heat QH is absorbed from hot reservoir. Working substance expands and does work. So working substance expands and does work. Some heat QC is rejected to cold reservoir. So system returns to initial state, cycle completed. System returns to initial state, cycle completed. So heat QH is absorbed from hot reservoir. सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब होती है हॉट रिजर्वायर से। सो वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड होता है और कुछ वर्क करता है, फिर उसके बाद कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है कोल्ड रिजर्वायर के लिए, और सिस्टम अगेन रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। इन दिस वे साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है हीट इंजन की। अब इसकी एफिशिएंसी को हम देखें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा, जिससे हम डिनोट करते हैं वर्क अपॉन क्यू हाई, मींस वर्क डिवाइडेड बाय हमने हीट प्रोवाइड करी उसको QH कह दिया। इसके बाद हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, एक मिनट। सो वर्क इज इक्वल टू Q हाई माइनस Q लो। सो वर्क इन प्लेस ऑफ वर्क वी कैन आई राइट हियर Q हाई माइनस Q लो अपॉन Q हाई। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई, या फिर Q कोल्ड ऑफ Q हॉट। सो इसका फिजिकल मीनिंग हम समझे। सो एफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स हाउ मच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, मींस एफिशिएंसी हमें आइडिया देता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हाउ मच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, मींस कितनी हीट कन्वर्ट हुई है वर्क में। ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा लेस देन 1 होगी और रिप्रेजेंट 100% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी हीट तुम्हारी वर्क में कन्वर्ट हुई है, और ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज एफिशिएंसी लेस देन 1। So thermodynamic processes. So thermodynamic processes in heat engine. So isothermal process, temperature constant, PV is equal to constant. Adiabatic process, no heat exchange. So PV gamma is equal to constant. Isochoric process, volume constant. Isobaric process, प्रेशर कांस्टेंट। सो ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो कि हीट इंजन में जनरली होती है, बट हमारे पास जनरली 2 प्रोसेस ही होती है जिसको हम यूज करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो एक मैं डायग्राम के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, ये तुम्हारा हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइसोथर्मल, एक मिनट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये तुम्हारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो A B C D, ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर ये इसमें हीट हम देते हैं, और इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट रिजेक्ट करते हैं, और एडियाबैटिक कंप्रेशन जिसमें सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। राइट, अब अगला, अब ये तो हमारे हीट इंजन, तो जो जनरल इंजन थे। अब एक हम आइडियल इंजन जो कि बना रहे, जिसको सादी कार्नोट ने बनाया था, जिसको कार्नोट हीट इंजन कहते हैं, जो कि आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है।
आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है कार्नोट हीट इंजन. कार्नोट इंजन इज एन आइडियल reversible heat engine operating between two temperature. So Carnot is an ideal reversible heat engine operating between two temperature. So Carnot इंजन जो कि आइडियल रिवर्सिबल इंजन है जो ऑपरेट करता है टू टेम्परेचर पे. आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन. So Carnot efficiency eta C is equal to 1 minus T low upon T high. So important properties, important points. So depends only on temperature, independent of working substance, maximum possible efficiency. So इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये डिपेंड्स करता है ओनली ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट है वर्किंग सब्सटेंस पे, और मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इसी की होगी. सो कार्नोट थ्योरम इन डेप्थ. So no heat engine operating between two reservoir can be more efficient than a Carnot engine operating between the same reservoir. So no heat engine operating between two reservoir can be more efficient than a Carnot engine operating between the same reservoir. Means हम कह सकते हैं कि कार्नोट की इंजन की एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किसी नॉर्मल इंजन के कंपैरिजन में. मींस नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर, मींस दो इंजन है जो सेम रिजर्वायर पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी अदर ऑपरेटिंग इंजन के कंपैरिजन में. अगर टू नो हीट इंजन ऑपरेटिंग मींस कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो दो सेम रिजर्वायर पे ऑपरेट करे तो जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो जाए. सो नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम रिजर्वायर. जैसे तुम्हारे पास एक नॉर्मल रिजर्वायर जो एक हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, और फिर उसी को कार्नोट इंजन को ऑपरेट करा उसी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो ऑल कार्नोट इंजन रिजर्वायर की एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी नॉर्मल इंजन के कंपैरिजन में. ये बताती कार्नोट थ्योरम. एज्यूम, सो प्रूफ आइडिया, एज्यूम मोर एफिशिएंट इंजन एग्जिस्ट. सबसे पहले एज्यूम करो कि कोई मोर एफिशिएंट इंजन एग्जिस्ट करता है. सो कंबाइन इट विथ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, फिर इसको कंबाइन करो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के साथ. दिस बॉयलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मींस वो बॉयलेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखें, सो सेट अपर लिमिट ऑफ एफिशिएंसी, मींस कार्नोट इंजन एक हमें सेट करता है एक लिमिट को कि एक किसी नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है उसके कंपैरिजन में. रियल इंजन्स आर ऑलवेज लेस एफिशिएंट, डिफाइंस आइडियल स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन. और एक स्टैंडर्ड इसने डिफाइन करा, हम अपने इंजन को कंपेयर कर सकते कार्नोट इंजन से. एप्लीकेशन ऑफ हीट इंजन हम क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ हीट इंजन ऑटोमोबाइल्स, आईसी इंजन वगैरह में हीट इंजन का यूज करते हैं. पावर प्लांट्स जो कि स्टीम टर्बाइंस वगैरह होती हैं. एयरक्राफ्ट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर जो कि रिवर्स हीट इंजन है, राइट. ये उसकी हो जाएंगी एप्लीकेशन. नाउ कार्नोट इंजन के बारे में अब एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. तो कार्नोट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन that operates between two heat reservoirs and works on a completely reversible cycle are called a Carnot cycle. It has a maximum possible efficiency. So Carnot इंजन एक आइडियल हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है टू हीट रिजर्वायर्स पे, जो टू हीट रिजर्वायर पे ऑपरेट कर रहा है और वर्क्स ऑन कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है जिसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं. और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी होगी. अब वर्क बिटवीन टू रिजर्वायर, जो कि हम अभी इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे. वर्क्स बिटवीन टू रिजर्वायर, तो एक तो हमारे पास हो जाएगा एक हॉट रिजर्वायर, और हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 एंड कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2. So absorb heat Q1 and reject heat Q2 and produce work. So absorb heat Q1 and rejects heat Q2. So engine
सो हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करता है और वर्क करता है, और कोल्ड रिजर्वायर में जो वेस्टेज एनर्जी है उसको रिजेक्ट कर देता है और इंजन से हमें आउटपुट मिल जाता है। ये हमारी सिस्टम सिमेट्रिक डायग्राम हो जाएगा। अब वर्क ऑफ कार्नोट साइकिल हम देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल, सो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन सबसे पहले आती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो एक मेरे पास डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छे से कर सकता हूँ आई थिंक। ये अच्छे से डायग्राम समझ आ रहा होगा आई थिंक। इससे बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। isn't it? So let's I draw this and make it. देखो, so working of Carnot cycle. So Carnot cycle consists of 4 reversible processes. सबसे पहले isothermal expansion. Isothermal expansion at temperature T1 means isothermal expansion means A to B means here this is A unit, this is A, B, C and D. So isothermal expansion, gas absorbs heat Q1 and temperature remains constant. So क्या होता है, गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर TH। एब्जॉर्बिंग मींस हीट एब्जॉर्ब करता है, देखो या हीट एब्जॉर्ब करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स। सो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। फिर एडिबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, जब हम इसको इंसुलेटर पर रख देंगे मींस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे तो नो हीट एक्सचेंज होगी, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2 मींस जब एडिबेटिक एक्सपेंशन होगा, जब उसको हम पिस्टन को हम किस पर रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जीरो, सो मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मीन्स इसमें क्या होगा, गैस एक्सपेंड्स होगी, कोई नो हीट, नो मीन्स कोई इसमें हीट तो जा नहीं रही है। सो इससे क्या होगा, ये हीट एक्सपेंड होगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम T हाई टू T लो। फिर इसके बाद तीसरा था आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम कोल्ड रिजर्व अपने पिस्टन को हम कोल्ड रिजर्वायर पे रखते हैं। सो हीट रिजेक्टेड Q2, हीट Q2 इज रिजेक्टेड मींस गैस कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T लो and rejecting QL. Piston moves down. So gas compressed at constant temperature TL means gas compressed होगी at constant temperature TL, rejecting QL and piston moves down. So piston moves down. Piston moves down. Piston moves down. So इसके बाद अगली प्रोसेस होगी एडिबेटिक कंप्रेशन। एडिबेटिक कंप्रेशन, so temperature rises back to T1. Temperature rises back to T1. Temperature rises back to T1 मीन्स इसमें क्या होगा, टेम्परेचर हम इस फिर से अपने पिस्टन को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे। इसमें क्या होगा कि गैस कंप्रेस्ड होगी, गैस कंप्रेस्ड होगी मीन्स हमने इसको कंप्रेस्ड करा था, गैस को कंप्रेस्ड करा था और अगेन हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे तो कोई हीट वापस तो जाएगी नहीं, तो वो अगेन गैस कंप्रेस्ड एंड नो हीट मींस कोई हीट इसमें जा तो है नहीं रही। सो अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो गैस कंप्रेस करेगी मींस हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मींस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो यहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी मींस टेम्परेचर यहाँ राइज होगा, राइट। सो यहाँ टेम्परेचर राइज होगा। सो हम अगेन ये वापस इसी पोजीशन पर जाएंगे। पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा जिसमें गैस एक्सपेंड करी, हीट प्रोवाइड करी, गैस एक्सपेंड करी। फिर इसके बाद एडिबेटिक एक्सपेंशन करा मींस कोई हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, कोई हीट बाहर से नहीं आ रही थी, कोई हीट बाहर से नहीं आ रही थी तो कोई हीट बाहर से नहीं आ रही थी तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो मींस उसका टेम्परेचर घटा होगा, राइट। टेम्परेचर घटा होगा, फिर उसको हमने कोल्ड रिजर्वायर पे रखा जिसको हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन का, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। तो उससे क्या होगा, गैस कंप्रेस्ड होगी, गैस कंप्रेस्ड होगी एट टेम्परेचर T लो और इसमें क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी और पिस्टन मूव्स डाउन मींस पिस्टन अब नीचे मूव करेगा। फिर इसके बाद हमने अगेन
पिस्टन को हमने कहाँ रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, तो हमने यहाँ कंप्रेस करा था, तो हमने बाहर एक्सटर्नल वर्क कर रहा था। तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर अब इंक्रीज करेगा, मींस टी लो से टी हाई तक जाएगा, राइट। ये हमारी कार्नोट साइकिल हो जाएगी पीवी डायग्राम में। सो वर्क नेट इज इक्वल टू क्यू हाई माइनस क्यू लो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक compression. So performance efficiency, the cycle defines the theoretical limit for heat engine. So input or engine output or rejection. So efficiency is equal to net output, net work output upon heat input, Qi minus Qlow upon Qi, that is equal to 1 minus Qlow upon Qi. For ideal gases, Q high, Q low upon Q high is equal to T low upon T high. So Carnot efficiency, eta is equal to 1 minus T low upon T high. So depends only on reservoir temperature, cannot reach 100% efficiency unless T low is 0 Kelvin, और या फिर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दो वे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल फॉर एनी इंजन बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन, राइट। सो एफिशिएंसी हमारी जगह ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। सो कार्नोट थ्योरम, no engine operating between two given temperature can be more efficient than a Carnot engine. Means कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो दो टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो जाए। ये स्टेटमेंट का मतलब है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछते कार्नोट थ्योरम क्या है। सो नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। सो ऑल रिवर्सिबल इंजन बिटवीन द सेम टेम्परेचर हैव अ So all reversible engine between the same temperature have equal efficiency. Means अगर हमारे पास 4 रिवर्सिबल इंजन है और वो दोनों सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, मींस हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर आर सेम, तो उन सबकी एफिशिएंसी सेम हो। मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल इंजन। आइडिया और प्रूफ। So assume an engine more efficient than a Carnot engine combined with Carnot refrigerator. Boile's second law of thermodynamics. Hence, assumption is wrong. Assume an engine more efficient than a Carnot engine. एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले अगर हमें प्रूव करना तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि एज्यूम कि कोई भी इंजन है उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन है, कंबाइंड विद कार्नोट रेफ्रिजरेटर, उसको कंबाइन करते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर से, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहा है। हेंस एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल, आइडियल नॉट प्रैक्टिकल, रिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली। सो की कॉन्सेप्ट क्या है, एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन temperature, efficiency depends only on temperature. So Carnot theorem इसका प्रूव करते हैं। सबसे पहले हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क by operating in a cyclic process between a hot reservoir and a cold reservoir. Heat engine absorb heat from hot reservoir, work done by engine, heat rejected by to the sink. So work done is Q low upon Q high minus Q low. So efficiency is, ये हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके, बस रिवीजन कर रहे हैं। स्टेटमेंट, नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। ऑल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव इक्वल एफिशिएंसी। मींस ऑल रिवर्सिबल इंजन जो ऑपरेट कर रहे हैं टू सेम टेम्परेचर पे, तो उनकी एफिशिएंसी सबकी सेम होगी। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई। सो T1 इज टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर एंड टी लो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। सो assumption हम मान के चलें, assumption for contradiction. Suppose there exists an engine such that their efficiency will be greater than Carnot. Their efficiency will be greater than Carnot efficiency. So engine E is more efficient than Carnot engine. Now consider engine E works as a heat engine. Now engine E works as a heat engine. Carnot engine works as a refrigerator. So सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जो इंजन है वो हीट इंजन है और कार्नोट इंजन वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर, मींस रिवर्स साइकिल। सो लेट
heat absorbed E is equal to Q1, work done E is equal to WE, and heat rejected Q2. So work done by engine is equal to Q1 minus Q low. Since efficiency of engine is will be greater than efficiency of car, not engine. So efficiency of engine will upon Q1 will be greater than efficiency of Carnot engine upon Q1. Right? So efficiency of engine upon Q1 is greater than efficiency of Carnot engine by Q1. Means हम इससे कह सकते हैं कि efficiency of working of engine will be greater than working of Carnot engine. Now use excess work. The stub work is available as a net output work. Means हम कह सकते हैं जो वर्क है इंजन का वो ग्रेटर देन होगा वर्क बाय कार्नोट इंजन. सो अगर एस्टब वर्क होना चाहिए नॉर्मल इंजन के लिए तो एस्टब वर्क रिक्वायर्ड होगा जो अवेलेबल फॉर नेट आउटपुट वर्क. सो नेक्स्ट एस्टब वर्क इज अवेलेबल एज अ नेट आउटपुट वर्क, बट सो नेट इफेक्ट हीट इज टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर. हीट हमने कोल्ड रिजर्वायर से ली और हीट डिलीवर टू हॉट रिजर्वायर. सो विदाउट एक्सटर्नल वर्क इनपुट इज नॉट पॉसिबल. मीन्स हम इससे क्या करें कि सबसे पहले मैं इसको फिर से एज ड्राइव करता हूँ. सबसे पहले हमने एज्यूम करा कि जो हमारा नॉर्मल इंजन उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा होगी. सो इंजन वर्क एज अ हीट इंजन और कार्नोट इंजन वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर. तो हीट जो हमने इंजन को एज्यूम करा उसकी हीट लिया होगा Q1, वर्क डन करा होगा WE और हीट रिजेक्टेड कर दिया होगा Q2. सो वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. सिंस हमें पता कि एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल इंजन विल बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, सो हम कह सकते हैं इससे कि वर्क डन बाय इंजन विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय कार्नोट इंजन. सो एक्स्ट्रा वर्क इज अवेलेबल एज अ नेट आउटपुट वर्क. सो कुछ एक्स्ट्रा वर्क अवेलेबल होगा. एक्स्ट्रा वर्क इज अवेलेबल फॉर नेट वर्क आउटपुट. हीट इज टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्व. मींस हीट को कोल्ड रिजर्वर से लिया और हीट डिलीवर टू हॉट रिजर्वर. तो ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम हीट ले लो कोल्ड रिजर्वर से और हीट फ्लो करा दो हॉट रिजर्वायर में विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन. सो कंक्लूजन में इससे क्या कह सकते हैं? दिस बॉयलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस बॉयलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट. हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू heat cannot flow from cold body to hot body without any external work done. Hence our assumption is wrong. So therefore Carnot engine is the most efficient engine. So हम इससे प्रूव कर पाए कि कार्नोट इंजन इज मोर एफिशिएंट देन नॉर्मल इंजन. तो सबसे पहले हमने क्या करा था? सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप था कि हमने एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल इंजन विल बी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन. फिर हमने इंजन जो हीट इंजन बना उसके वर्क निकाला. फिर हमें पता एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल इंजन विल बी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन. तो इससे पता चला कि वर्क ऑफ अ नॉर्मल इंजन विल बी ग्रेटर देन वर्क ऑफ कार्नोट इंजन. बट टू यूज एक्सेस वर्क मीन्स ये एक्स्ट्रा वर्क हमें अवेलेबल होगा नेट वर्क आउटपुट के लिए. बट हमने पाया कि हम हीट तो लो टेम्परेचर से ले रहे हैं और रिजेक्ट कहाँ कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर पे. बट ये विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन तो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो ये वॉयलेट कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. वॉयलेट कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हम इससे प्रूव और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट था वो बोलता है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन. हेंस assumption is wrong. सो हम इससे प्रूव कर पाए कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू always greater than or equal to normal engine. So no real engine can be exceed Carnot efficiency. So कोई इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो Carnot efficiency को exceed कर जाए. अब इसके बाद हमारे पास I think next class we are going to discuss one refrigerator and their working and then after heat pump, right? And then after that types of and thermodynamics all whatever we study उसकी summary पढ़ लेंगे. फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ हीट इंजन जो कि एक समरी के टाइप में मैं पढ़ा दूंगा टाइप्स ऑफ हीट इंजन. और फिर इसके बाद क्विक समरी और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. सो हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टडी करें कि हीट इंजन क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है. कि हम जैसे पहले सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराते हैं जिसमें हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराते हैं. फिर इसके बाद उसको इंसुलेटिंग स्टैंड में रखते हैं जिसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है. फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है जिसमें हम कोल्ड रिजर्वायर पे रखते हैं. फिर अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है जो वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है जिसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं और ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. फिर इसके बाद हमने कार्नोट थ्योरम पढ़ी जो कार्नोट थ्योरम बताता है नो हीट इंजन कैन बी पॉसिबल देयर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए कार्नोट इंजन से. ऑलराइट. सो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे
रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, राइट। और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ हीट इंजन जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, फिर उनकी समरी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं हीट इंजन से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में, राइट। सो आई होप कि यू एंजॉय माय लेक्चर. So please like and subscribe my YouTube channel so that I get more motivation to make more lecture for you and give more time for you to make your preparation more good for interview preparation. And don't panic for interview. Just see my lecture, and if you have any doubts coming in my lecture, or if you have a suggestion from your side, please comment in the please comment in the comment section, and please join my telegram channel where I will share all the contents and PDF of this lecture, and link is given in the YouTube channel description link. So please join and like and subscribe and share with your all the friends. So we will meet in the next lecture very soon.